हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में शुरू कर रहा हूं कक्षा 9 का अध्याय 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, परिचय यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मतलब कि जितना भी कॉन्सेप्ट है ना भैया जी इस चैप्टर में, उनको हम इसी वीडियो में लपेट देंगे। तो छोड़ के मत जाना यार बीच में, ठीक है। देखो क्या क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे हम सब बात करेंगे। चर और अचर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या मतलब है, इसका मानक रूप क्या होता है, उदाहरण भी देखेंगे। साथ में एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई का क्या होगा, एक्स के समांतर कुछ होगी तो क्या होगा, वाई के समांतर कोई रेखा होगी तो उसका समीकरण क्या होगा, कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी तो उसका क्या होगा, ठीक है। आलेख कैसे खींचेंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, इसके प्रश्नों को करने के लिए, सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ यार, तो बीच में छोड़ के मत जाया करो ना, बहुत दुख होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले क्या है यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे चर का क्या मतलब है, रैखिक का क्या मतलब है, समीकरण का क्या मतलब है ना। जब आपको एक एक बात यहाँ पे एक एक शब्द का मतलब पता होगा उसके बाद आपको मैथ्स पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं चर अचर क्या बवाल है यार, है ना। चर अचर क्या होता है, तो चर का क्या मतलब है। यहाँ पर देखो चर का मतलब क्या है कि इनका मान बदल सकता है, ठीक है ना। इनका मान यानी कि इनकी वैल्यू बदल सकती है, ठीक है ना। इनका मान बदल सकता है, ठीक। और अचर का क्या मतलब है, अचर का मतलब है मान बदलता नहीं है इनका, इनकी वैल्यू जो है वो बदलती नहीं है, ठीक है। मान बदलता नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा यार ये बदलता नहीं है, बदल सकता है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। बदल सकता का क्या मतलब है, मौसम की तरह ये बदल जाता है, या फिर ये सर्दियों में कुछ और होता है, गर्मियों में कुछ और हो जाता है, या घर पे कुछ और है, स्कूल में कुछ और हो जाता है। नहीं नहीं, वो बदलना नहीं। बदलने का क्या मतलब है वो मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है, मान लो आपसे किसी ने कहा कि भाई x और y को जोड़ के 5 लाना है, x और y को जोड़ के 5 लाना है। बताओ x की वैल्यू क्या लें, x का मान क्या लें, y का मान क्या लें। आपने फटाक से बोला, बस इतनी सी बात, x और y को जोड़ के 5 ही लाना है ना, तो x का मान 1 ले लो। x की जगह 1 लोगे तो कितना कम पड़ रहा है, 4 और कम पड़ रहा है। y की जगह 4 ले लो, 1 और 4 जोड़ के 5 आ गया, है ना। बिल्कुल ठीक है भाई। तो मतलब आपने क्या किया, आपने x की जगह पे 1 लिया, यानी x का मान 1 है, y का मान 4 लिया, बहुत ठीक। बगल में आपका दोस्त भी खड़ा था, उसने कहा जरूरी थोड़ी है कि यही होगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, आपके दोस्त ने कहा मैं क्या करता हूँ, x का मान 2 ले लेता हूँ। अब कितना कम पड़ रहा है, 5 में 3, है ना। 2 में 3 जोड़ोगे तभी तो 5 आएगा। तो उसने 2 और 3 बोला, x का मान 2, y का मान 3, 2 और 3 जोड़ा 5 आ गया। तो वो भी ठीक है भाई, x का मान 2, y का मान 3। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, x का मान तो बदल रहा है यार, वहां पे 1 था, y का मान 4 था तब भी 5 आ जा रहा था। यहाँ पे x का मान 2 है, y का मान 3 है तब भी 5 आ जा रहा है। तो मतलब यहाँ x y का मान बदल रहा है, लेकिन जो ये समीकरण है वो ठीक है, 5 आ रहा है दोनों बार, है ना। ठीक है, बगल में किसी ने और बोला कि यार हम चाहें तो x का मान 4 ले लें और y का मान 1 ले लें तब भी 5 आ जाएगा, है ना। x का मान कितना लिया, 4, y का मान कितना लिया, 1, ठीक है। या फिर आप अलग अलग सवाल में x y z देखते हो तो वहाँ पे उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, उनका मान अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि यार ये जो x y z p q r हम दिखाते हैं ज़्यादातर, इनसे हम चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चर क्या, इनका मान बदल सकता है। यहाँ पे देखो x का मान 1, यहाँ 2, यहाँ 3, है ना। हालांकि ये सिर्फ इस तरह से नहीं बदलता, बहुत अलग अलग तरह से बदलता है। ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है, ठीक। अब यहाँ पर चलो इस कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर चर कौन कौन है, मतलब x और y जो हैं ये चर हैं, इनका मान बदल सकता है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई 5 का मान क्या है, तो 5 का मान तो 5 ही होगा यार, 5 कुछ और थोड़ी बनेगा, 5 मतलब 5, सिंपल सी बात है ना। तो मतलब कि जो ये 5 है ना, ये अचर है, इसका मान नहीं बदलेगा, 5 मतलब 5, बात खत्म, ठीक। तो आपको ये समझ में आया चर अचर, ठीक है। चर अचर क्या है, हल्का बहुत तो आइडिया होगा, वैसे इतना बढ़िया समझाया तो यार पूरा आइडिया होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, हल्का बहुत आइडिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे और बातें समझ जाओगे। चलो अब समझते हैं रैखिक समीकरण का क्या मतलब है ना। तो रैखिक को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ।
अभी समझेंगे पहले समीकरण। जब समीकरण समझ में आ जाएगा तब रैखिक की बात करेंगे। ठीक ठीक है। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण मतलब समता का कथन, यानी कि बीच में समानता यानी बराबर का निशान होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, दोनों चीजें समान है, बराबर हैं, इसको दर्शाता है समीकरण। ठीक है। जैसे जैसे हमने अभी लिखा था x जमा वाई बराबर 5, तो ये दर्शाता है कि x और y को जोड़ के जो भी आएगा वो 5 के समान यानी 5 के बराबर होगा। ठीक है। तो समीकरण में जो हमने लेफ्ट में लिखा है और जो राइट में लिखा है, इनका नाम होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ, और राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ की तरफ। हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में इन्हें बोलते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और राइट को दायां ना, हाँ, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है यार, हिंदी में ना दायां बायां में बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ और लिखने से बचता हूँ। ये दायां और बायां है ना, दायां बायां में जल्दी सोच नहीं पाता, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं LHS RHS ही यूज़ करूँगा, आप समझ जाना। ठीक है ना। तो देखो, ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर समीकरण का क्या मतलब है। ठीक, अब रैखिक का क्या मतलब है ना, इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया अभी कि x जमा वाई जैसे कि 5 है। ठीक है ना, ये एक समीकरण है। अब रैखिक का क्या मतलब है वो समझ लो, है ना। मैंने कहा था जब समीकरण समझ में आ जाएगा रैखिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, रैखिक का क्या मतलब है? रैखिक का मतलब है कि अगर हम इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, है ना, अपने ग्राफ या आलेख बनाएंगे, ठीक है ना, जब हम इसका आलेख बनाएंगे या ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा है। ठीक है, आप किसी का आलेख बना रहे हो, सरल रेखा आ रही है ग्राफ में, आलेख में, तो मतलब वो रैखिक है। तो यानी कि यहाँ पर हम जो भी समीकरण पढ़ेंगे वो रैखिक होंगे, मतलब जब भी उनको ग्राफ पे बनाया जाएगा तो एक सीधी लाइन यानी सीधी रेखा मिलेगी आपको। समझ में आ गया? अब बिना ग्राफ बनाए पहचान सकते हो कि सरल रेखा आएगी कि नहीं, मतलब वो रैखिक है कि नहीं। हाँ, कैसे? इनका जो घातांक होगा ना वो एक एक होना चाहिए, x का भी y का भी। हमें भी दो चर वाले बात करेंगे, कितने वाले? दो चर वाले। ठीक है, तो दो चर वाले जो होंगे, ठीक है, उसमें x का घात भी एक, y का घात भी एक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब वो क्या है? रैखिक है, क्योंकि इसमें दो चर हैं तो दो चर वाले भी हैं और बीच में इक्वल है, मतलब समीकरण भी है। तो ये देखो, ये समीकरण भी है, दो चर भी हैं, रैखिक भी हैं, तो मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए गला खराब है मेरा थोड़ा, तो आपको ये समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है? ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है ना, मानक रूप। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है ax जमा by जमा c बराबर 0। अगर कोई रैखिक समीकरण दो चर वाला इस तरह से लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये उसका मानक रूप है। ठीक है, और आप एक बात याद रखना कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अनंत हल होते हैं, मतलब x y का जो जोड़ा मिलेगा वो बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है, x जमा वाई बराबर 5। ठीक है, तो x 1 ले रहे थे, y 4 ले रहे थे, तब भी 5 आ रहा था। x 2 ले रहे थे, y 3 ले रहे थे, 2 और 3 तब भी 5 आ रहा था। ऐसे बहुत सारे हम मान खोज सकते हैं x y के, तो मतलब उनके x y का एक जोड़ा जो है उसका एक सॉल्यूशन है, एक हल है। तो अनंत हल होते हैं, आप याद रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। लेकिन जब एक चर वाला होगा तो एक ही हल होता है उसका। ठीक है, लेकिन दो चर में अनंत हल होते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लेते हैं एक नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊं तो मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2x, ठीक है, 2x जमा में 3y जमा में 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर ABC आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, A क्या होगा? जो x का गुणांक है, जो x के साथ है उसे हम बोलेंगे A। तो यहाँ x का क्या है? 2, तो मतलब A का मान हो गया 2। जो y का गुणांक है, y के साथ उसे b बोलेंगे, तो y के साथ यहाँ क्या है? 3। तो यहाँ पे अपने समीकरण में b का मान कितना है? 3। ठीक है, जो अकेला है वो c है, तो अकेला कौन है? 5। तो मतलब c का मतलब क्या है? यहाँ पे c का मान कितना है? 5। तो इस तरह से पहचानने को भी आते हैं सवाल, है ना। जैसे उदाहरण 1 में देखो, ठीक है, इस तरह से सवाल आ सकता है ना। एक आध नंबर में क्या बोला गया? नीचे दिए गए समीकरणों को ax जमा by जमा c के रूप में लिखो और फिर ABC पहचानो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हिस्सा करूँ। पहला हिस्से में क्या देखो, पहले उतार रहा हूँ 2x
जमा 3y बराबर 4.37 है ना। अब मानक रूप क्या था, मानक रूप तो था ax जमा by जमा c बराबर 0। मतलब पहले x वाला पद होना चाहिए, ठीक है, फिर y वाला होना चाहिए, ठीक है, उस तरफ 0 होना चाहिए और यहाँ c होना चाहिए। तो यहाँ तो 0 नहीं है ना, तो 0 बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो 2x की जगह 2x, 3y की जगह 3y, इस चीज़ को इधर ले आओ, यानी माइनस में आएगा 4.37। अब उधर बच गया 0। ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हो कि a का मान क्या है जो x के साथ है, तो a यहाँ पे क्या है 2, b का मान क्या है जो y के साथ है, क्या है 3, जो अकेला बच्चा वो c है, माइनस होगा तो माइनस के साथ लिखोगे। ठीक है, -4.37। ठीक है भाई, ये हो गया। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी करेंगे, है ना। अभी मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, समझा रहा हूँ हल्का सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और कर ही देता हूँ, दूसरा। ठीक है, दूसरा कर देता हूँ मैं, देखो दूसरा भी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, x - 4 बराबर वर्गमूल 3y। तो इसमें पहले x वाला होना चाहिए तो x लिख दिया, फिर y वाला होना चाहिए, y वाला इधर लेके आओ, माइनस वर्गमूल 3y इधर आएगा, फिर ये -4 बाद में लिख दो, बराबर हो गया 0। अब आप कंपेयर कर सकते हो, a का मान क्या होगा जो x के साथ है, x के साथ कुछ नहीं नजर आ रहा, मतलब 1 होगा। ठीक है, फिर y के साथ b होगा, है ना। तो y के साथ क्या है, माइनस वर्गमूल 3, जो अकेला बच गया वो c होगा, c कितना है -4, है ना। तो ऐसे करके है, तो ये आपको समझ में आ गया। जब हम इसके ऊपर प्रश्न करेंगे प्रश्नावली में, तब मैं आपको और सारे सवाल करा दूँगा। चलिए फिलहाल अब जो है ना, ये बहुत मेन चीज़ है भाई इस चैप्टर में, है ना। इस पर तो भाई सब सवाल आता ही आता है, आपको ये पता होना ही चाहिए। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, ये है अपना x अक्ष, ठीक है, ये क्या है अपना y अक्ष है, और यहाँ पर ये मूल बिंदु है। ठीक है, ये बातें तो आपको पता होंगी ना, चैप्टर नंबर 3 में हमने यही तो किया। ठीक, अब यहाँ पे जो x अक्ष है ना, इसका भी अपना एक समीकरण होता है। क्या समीकरण होता है, वो ये है कि x अक्ष पे हमेशा y 0 रहेगा। y कितना रहेगा, हमेशा 0। चाहे आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, x का मान तो बदलता जाएगा, लेकिन y का मान इस रेखा पर जो x अक्ष है, इस पे हमेशा शून्य आता है। तो यहीं से निकल के आती है x अक्ष की समीकरण। जब भी आपसे कोई पूछे x अक्ष का क्या समीकरण होता है, तो आप लिखो y बराबर 0। समीकरण x अक्ष का है, लेकिन 0 किसको लिखना है, y को। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है ना, x अक्ष का समीकरण पूछे तो x को 0 मत लिख देना, y को 0 लिखना है। ठीक है ना, उल्टा होगा। तो y का पूछे तो x को 0 लिख दो। यानी कि ये जो y अक्ष है, इसका समीकरण कोई पूछे तो y पे हमेशा x 0 होता है ना। y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या है, x अक्ष के समांतर अगर कोई सरल रेखा होगी तो उसका समीकरण हो जाएगा y बराबर a। ठीक है, जैसे x के समांतर मान लो मैं यहाँ से एक रेखा खींचता हूँ। ठीक है ना, ये x के समांतर है, मान लो इस रेखा का नाम है l। l जो है वो x अक्ष के समांतर है। ये a दूरी पे इसको काटता है, कितनी दूरी पे काटता है, a दूरी पे। a दूरी का मतलब है इसके निर्देशांक होंगे 0, a, है ना। देखो ये समांतर किसके है, x के, लेकिन इसने x को काटा नहीं यार। जब x के समांतर होगा तो कैसे काटेगा, तो ये y को काट रहा है, कितनी दूरी पे, a दूरी पे। तो इसका जो समीकरण होगा y बराबर है, यानी कि अगर y बराबर a लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको x नजर नहीं आ रहा, तो ये x के समांतर है। y बराबर है किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको a में समझ में ना आया हो, है ना, तो जैसे मान लो मैं सिंपल लेता हूँ। ठीक है, 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है ना, 1 2 यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 3 को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये 3 मान लो ये 4 है। अब मान लो 4 से कोई ऐसी रेखा गई जो x अक्ष के समांतर है, कितनी दूरी पे गई, 4 पे। तो ये पॉइंट क्या है, 0,4, है ना। अगर ये 4 पे जाएगी तो इसकी समीकरण पता है क्या हो जाएगी, क्योंकि ये x के समांतर है तो y बराबर लिखना, y बराबर कितनी दूरी पे काट रहे, 4 पे। ऐसे ही जो ये थी इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर a, क्योंकि ये a से काट रही थी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, जैसे यहाँ से a थी यहाँ की 4 है ना। तो इस तरह से होगा।
तो अगर ये 4 पे पैरेलल जा रही है, समांतर जा रही है x के, तो y बराबर 4। ठीक है, तो जो y बराबर 4 लिखा है वो x अक्ष के समांतर है। इसी तरह से अगर y के समांतर होगी तब क्या होगा, अगर y अक्ष के समांतर होती है कोई सरल रेखा मान लो a पे, तो यहाँ पे x का मान a आता है। कैसे, जैसे देखो, ठीक है, मान लो ये है एक रेखा, ठीक है, ये क्या है, ये y अक्ष के समांतर है और यहाँ तक a है, यहाँ तक की दूरी मान लो a है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, कुछ भी दूरी हो सकती है। तो अगर ऐसी रेखा अपने पास है जो y के समांतर है, तो ये x को कहीं ना कहीं काट रही है ना, यानी यहाँ पे x का मान कितना है, a। जैसे यहाँ से 4 होता तो 4, 3 होता तो 3, यहाँ से a है, तो x बराबर a y अक्ष के समांतर होगा। फिर से इसको याद करने का सिंपल तरीका देखो कि यहाँ पर जैसे कि x अक्ष का समीकरण पूछेंगे तो x की जगह y को 0 रखना है, x पूछेंगे x अक्ष का रखना है 0, y को। इसी तरह से अगर x के समांतर पूछेंगे तो यहाँ y 0 था, यहाँ पर जितनी दूरी पे काट रहा है ना, दोनों लगभग लगभग सेम है, यहाँ पे 0 आ रहा है y बराबर, यहाँ y बराबर a आ रहा है। फर्क क्या है, ये खुद x अक्ष है, ये x अक्ष के समांतर है ना, जितनी दूरी पे होगा। इसी तरह से अगर y अक्ष का समीकरण पूछेंगे तो x बराबर 0 लिख दोगे, और अगर वो कुछ दूरी पे है, यानी कि देखो y के समांतर है, y के समांतर है, तो जितनी दूरी पे है उतना x बराबर लिख दो। याद रखना है आपको, जब x अक्ष के समांतर पूछी जाएगी तो x नहीं y ध्यान ये रखना है आपको, जब x अक्ष की बात की जाएगी तो वहाँ y बराबर a होगा या फिर y बराबर 0 होगा, और जब y अक्ष के समांतर पूछी जाएगी तो x बराबर a होगा, यानी कि y पूछा जा रहा है तो x पूछा जा रहा है तो y। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, ठीक है, वो क्या है, वो है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा किस रूप में होती है, y बराबर mx में, यानी कि y और x वाला पद होगा जो प्लस में c होता है ना, सिंपल, जिसके पास x या y नहीं होता वो नहीं होगा। जैसे अगर मैं लिखूं y बराबर 2x, तो पक्की बात है ये मूल बिंदु से होके जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ y और x वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे x साथ 2 है, यहाँ x साथ m है, यानी m की जगह 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं लिखूं y बराबर 4x, तो बिना ग्राफ बनाइए मूल बिंदु से होकर जाएगी कहीं ना कहीं इस मूल बिंदु से। ठीक है, मूल बिंदु आप समझते हो जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस में कुछ लिख दूँ तब ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगी, यहाँ प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ x और y वाला होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया, चलो बढ़िया यार, अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं यार। ठीक है, जब हम प्रश्नावली करेंगे तो थोड़ा और आगे जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी जितना समझ में आया उतना रखो। ठीक है, 100% किसी को भी पहली बार में ही समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, जितने जीनियस है ना उनको भी नहीं आता है। पहली बार में जितना समझ में आए उतने पे पहले खुश रहो कि हाँ चलो मुझे इतना समझ में आया है, अगली बार जब मैं क्वेश्चन करूँगा, प्रश्नावली में प्रैक्टिस करूँगा, तब जो जो डाउट हैं धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। जो इस तरह से पढ़ता है ना कि भाई पहली बार में ही सब कुछ समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा अगर कुछ रह गया तो बेचारा परेशान हो जाता है, फिर उसकी परेशानी बढ़ती जाती है ना। आपको क्या करना है, शुरुआत में पहले जो समझ में आया उसको अच्छे से नोट्स पे बनाओ, उसको अच्छे से दोबारा से एक बार रिवाइज करो, समझो, और जो आया है आपको समझ में उसमें थोड़ा खुश रहो। फिर जब आप दोबारा पढ़ोगे आपकी नॉलेज पहले से ज़्यादा इंक्रीज होगी, जितना आपको पहले समझ में आया था उससे ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। आपको ऐसे करके कोई भी, जैसे अभी तो ये चैप्टर बहुत नकली है, जब आप आगे पढ़ोगे, मान लो आप 11th-12th में, ठीक है, या फिर उससे आगे मैथमेटिक्स पढ़ोगे कॉलेज में, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आपको पहली बार में पूरी समझ में नहीं आएंगी, है ना। कोई कितना भी जीनियस हो पहली बार में सब कुछ वो 100% नहीं समझ सकता है। ठीक, तो आपके साथ भी होगा ये। अब जिसको ये बात पता है कि हाँ ऐसा होता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता उसे लगेगा बाकी लोगों शायद 100% समझ में आ रहा होगा, मुझे ही नहीं आ रहा, वो बेचारा अंदर अंदर घुटता रहता है। ऐसा होता नहीं है, किसी को भी 100% पहली बार में पूरा समझ में नहीं आता। यहाँ तो हो सकता है आ भी गया हो, ये बहुत नकली चीज़ है, लेकिन मैं लाइफ में जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी आपको पहली बार में कोई चीज़ 100% समझ में ना आए तो यार उसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करो, लगे रहो, हार मत मानो, आपको आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x जमा वाई बराबर 7, इसका हमें क्या करना है, आलेख खींचना, मतलब ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना आसान है, देखो पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा। अब मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ना। अब मैं लाइन खींचूंगा, मार्किंग करूंगा, नंबर लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने खींच लिया। ग्राफ कैसे बनाओगे देखो,
एक्स प्लस वाई बराबर है 7, है ना, एक्स प्लस वाई बराबर 7 है। अब इसका हमने वो ग्राफ बनाना। ग्राफ का मतलब मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो एक सीधी रेखा आएगी। कैसे पता लगा? अरे यार, 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही तो है ये। रैखिक मतलब जिसकी सरल रेखा है ग्राफ बनाने पे, है ना, क्योंकि x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो रेखा आनी चाहिए। अब चलो देखते हैं कैसे आएगी। इसमें आपको क्या करना होता है, देखो अगर आप डायरेक्ट सोच पाओ तो ठीक, नहीं तो आप क्या करना, एक चर इधर बचाओ, बाकी सब उधर भेज दो। y प्लस में है तो माइनस में जाएगा। अब यहाँ से y का अलग अलग मान रखो, x का अलग अलग मान निकलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, एक टेबल बना लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर y बराबर, ठीक है, y बराबर 2 रख देता हूँ, ठीक है, या 3 रख देता हूँ, तो y की जगह 3 रखोगे तो 7 माइनस 3 4 बचेगा, यानी x बराबर 4 आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ, x बराबर 7 माइनस क्या रखा मैंने y की जगह 3, यहाँ लिख दो y बराबर 3 रखने पर, ठीक है ना, y की जगह 3 रखा तो x का मान कितना आया, 7 में 3 गया 4, है ना, आ गया ना। इसी तरह से, ठीक है, मिटाना नहीं है, हालांकि लिख के दिखा देना, फिर मैं जगह नहीं इसलिए मैंने मिटा दिया। इस तरह से अब दोबारा मैं सीधा रख दे रहा हूँ। मैंने मान लो y का मान, ठीक है ना, y का मान इस बार 4 रख दिया, y का मान 4 रखा तो 7 में 4 गया 3, तो x का मान 3 आ गया। तो यहाँ पे आपको 2 बिंदु मिले, कौन कौन से, जहाँ पे x 4 है और y 3 है। दूसरा बिंदु कौन सा मिला, पहले x लिखना होता है, ठीक है ना, फिर y, देखो पहले x फिर y, 4 3 3 4, ठीक है ना, ये है। इसको अलग से ऐसे लिखना भी नहीं है, यहीं से बना सकते हो, तो मैं समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तब इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है ना, x पे 4 y पे 3, x पे आ जाओ 4 1 2 3 4, y कितना है 3, तो y पे 3 मतलब यहाँ ऊपर चले जाओ, ठीक है। अगला क्या है 3 4, यानी कि x 3 y 4, तो x पे 3 गए, y पे 4 गए, यहाँ पे, है ना। तो ये क्या था, ये था x 4 y 3, ये था x 3 y 4। देखो अब इनको ऐसे जोड़ोगे, ठीक है, एक सीधी रेखा आएगी। हालांकि 2 बिंदु से तो हमेशा सीधी रेखा ही मिलती है, आप चेक करने के लिए चाहो तो तीसरा भी निकाल लो, है ना, वो भी इन्हीं के सीध में आएगा, ठीक। हालांकि अभी मैं इतना टाइम वेस्ट कर नहीं रहा, बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब मैं आपको 3 बिंदु निकाल के दिखाऊंगा, सीधी रेखा ही आएगी, ठीक। तो ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी ना कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, ठीक। प्रश्न हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। कुछ रह गया हो अगर तो यार उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कुछ रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम बनाएंगे ना आगे वीडियोस तो उसमें क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।